हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी देश निकाला। दिन के 3 बज रहे थे। ज्योति अनमनी सी अपने कमरे में लेटी थी। 5-6 दिन से पता नहीं उसे क्या हो गया है। अंदर से मन बहुत दुखी सा रहता है। कभी कभी अकारण ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अकारण ही मन उदास हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा अपना कोई किसी परेशानी में है? कहीं कोई बीमार तो नहीं है? यह विचार मन में आते ही उसने सारे चाहने वालों को, सारे रिश्तेदारों को फोन कर उनकी खैर खबर ले डाली। सभी जगह खैरियत थी। उसकी अम्मा कहती हैं कि अगर कोई अपना बीमार हो या कोई परेशानी में हो तो कभी कभी ऐसे ही आभास होने लगता है। माँ का ख्याल आते ही उसे उनकी याद आने लगी। पर वह वहां की खैरियत कैसे ले? वह वहां की खैरियत का पता कैसे लगाए? उसे तो वहां जाना ही वर्जित है। जाना तो दूर की बात है, उसके पास तो वहां का फोन नंबर भी नहीं है। हो भी कैसे? वहां तो कोई उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तो बात तो दूर की बात है। सभी उससे नफरत करते हैं। उसके छोटे छोटे भतीजे भतीजियां अब बड़े हो गए होंगे। वो सब तो यह भी नहीं जानते होंगे कि ज्योति नाम की उनकी कोई बुआ भी है। उसे सब लोगों ने मरा हुआ मान लिया है। अब दोनों भाइयों की बस एक ही बहन है, वो है माया दीदी। एक माया दीदी ही हैं जिन्होंने उससे अपना प्रेम संबंध नहीं तोड़ा। उनसे ही उसे अपनी माँ और पापा या मायके का हाल मिल जाता है। उन्हीं से ज्योति को पता चला था कि उसकी शादी करवाने के बाद भैया ने घर जाकर उसकी हर चीज अग्नि देवता के हवाले कर दी थी। उसकी एक भी निशानी वह अब उस घर में नहीं रखना चाहते थे। सब कुछ जलाने के बाद उन्हें अपने शादी की फोटो का एल्बम याद आया तो उन्होंने भाभी से लेके आने को कहा, पर वह उसे जलाने को राजी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उन्हें 2 थप्पड़ भी जड़ दिए और दनाते हुए अपने कमरे में गए और खुद ही अलमारी खोलकर एल्बम निकाल लाए और अग्नि देवता के सुपुर्द कर दिया। ज्योति अपनी पुरानी यादों में खोती चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने यादों की एक तेज नदी बह रही थी, जिसका बहाव उसके मायके की तरफ था। उसे तेजी से उसी तरफ बहाए लिए जा रही थी जहां उसका जाना वर्जित था। वह तब 17 साल की अलहड़ किशोरी थी। उसका रूप रंग ऐसा था कि उसे कोई देखता तो नजरें ना हटा पाता। पढ़ाई लिखाई में भी वह अच्छी ही थी। वह अपने मम्मी पापा की 4 संतानों में सबसे छोटी थी, इसलिए वह सबकी ही लाडली थी। माया दीदी सबसे बड़ी थी। सबकी शादी हो चुकी थी, अब बस वही बची थी। दोनों भाई भाभियों समेत लखनऊ में शिफ्ट हो चुके थे। वह अपने मम्मी पापा के साथ गांव में ही रहती थी। उसके भैया कहते थे कि वह इंटर पास कर ले, फिर उसका एडमिशन वह लखनऊ में ही करा देंगे। वह कॉलेज की पढ़ाई वहीं से करेगी। अगर कोई कहता कि इंटर के बाद शादी के लिए कोई अच्छा सा घर वर तलाश कर उसकी शादी कर दो, तो उसके भैया तुरंत ही बोल पड़ते, शादी तो हम उसकी ऐसी करेंगे कि पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। जैसे राजकुमारी सी बहन है मेरी, वैसा लाखों में एक दूल्हा ढूंढ कर लाएंगे।
और ऐसा घरवर देखेंगे कि हमारी बहन राज करे। माया दीदी की शादी जब पापा ने की थी तब वह अकेले कमाने वाले थे, पर अब हम 2 भाई कमाते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ, मगर अभी नहीं, उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद। ज्योति की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह जो कहती उसके भैया झट से हाजिर कर देते। वह उसकी नादान उम्र थी। उस उम्र में दिमाग कम ही काम करता है। उस उम्र में लड़कियां बस दिल से सोचती हैं। उसकी इंटर की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। वह घर से स्कूल के लिए निकली थी, पर रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। वह स्कूल के लिए लेट हो रही थी। वह परेशान होकर इधर उधर देख रही थी कि उसकी साइकिल के पास एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। क्या हुआ ज्योति, तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो? क्या स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है? ज्योति ने पलट कर देखा तो उसके गांव का ही दूसरे मोहल्ले का था वह लड़का। मोहन नाम था उसका। ज्योति उसकी तरफ देखती हुई बोली, देर तो हो रही है, पर क्या करूं, मेरी साइकिल पंचर हो गई है। इस समय तो मेरी परीक्षाएं भी चल रही हैं। अगर मैं लेट हो गई तो मेरा पेपर छूट जाएगा, उसने परेशान होते हुए कहा। अच्छा, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा स्कूल तक। यह सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, मगर मैं इस साइकिल का क्या करूं? यहीं पास में ही मेरे खेत हैं। उसी खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है, जहां एक छोटा सा कमरा है। ये साइकिल वहीं पर रख देता हूं, आते हुए तुम इसे ले लेना। उसने साइकिल वहीं रख दी और मोहन की गाड़ी में बैठ स्कूल चली गई। उसके बाद से तो जैसे ही उसकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला ही चल पड़ा। वह अक्सर घर से जल्दी निकल जाती और मोहन के ट्यूबवेल वाले कमरे में बैठकर उससे बतियाती रहती, और जब स्कूल का टाइम हो जाता तो स्कूल चली जाती। वह और मोहन दोनों ही एक दूसरे के प्रेम पास गिरफ्तार होने लगे थे। वह उसके प्यार में ऐसी अंधी होती चली जा रही थी कि यह भी भूल गई थी कि मोहन उससे उम्र में 10 साल बड़ा है, और इससे भी बड़ी बात यह कि वह पहले से ही शादीशुदा है। वह ज्योति को खुश करने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाता था। एक बार उसने उसे चांदी की पायल गिफ्ट की थी, जिसे उसने उसे अपने हाथों से पहनाया था और अपनी कसम देकर कहा था, ज्योति इन्हें उतारना नहीं, तुम्हें मेरी कसम। ज्योति ने उन्हें नहीं उतारा। जब वह घर गई तो उसकी माँ ने पैरों में पायल देख एक भी बार नहीं पूछा कि ये पायल कहाँ से आई हैं। कम से कम उन्हें ये तो पूछना ही चाहिए था कि ये पायल कहाँ से आई हैं। उसकी गलतियों पर टोकना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने उसे नहीं टोका। ये बात उनसे छिपी नहीं थी कि ये पायल उसे कहाँ से मिली है। उसने कई बार उसे फोन पर मोहन से बातें करते भी सुना था, और मोहन को अपने दरवाजे से बिना मतलब कई बार गुजरते देखा था। वह चाहती तो उन दोनों पर अंकुश लगा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनकी हर हरकत को अनदेखा कर दिया। वो तो यही सोच रही थी कि मोहन शादीशुदा है, तो वह शादी के लिए ज्योति से कहेगा ही नहीं, और ज्योति को महंगे महंगे उपहार देता रहेगा, और फिर ज्योति शादी ब्याह कर ससुराल चली जाएगी और ये बातें पुरानी हो जाएंगी। और उनके मन में तो ये था कि मोहन के शादीशुदा होने से इतनी जल्दी कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। उन्होंने तब ये भी नहीं सोचा था कि जब मोहन की पत्नी को इस बारे में पता चलेगा
तो उस पर क्या बीतेगी। शायद यह उस बेचारी का ही श्राप है जो ज्योति के घर वालों ने ही उसे सदा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। अब तो मोहन कभी कभार उसके घर भी आने लगा था, पर इससे उसकी माँ को कोई ऐतराज नहीं था। पर गांव में अब दबी जबान से इस प्रसंग की चर्चा होने लगी थी, पर उसके माँ पापा के आगे कोई न कह पाता था। एक दिन उसके मोहल्ले की एक औरत ने कह ही दिया, बुरा न मानना माया की माँ, पर इस तरह से किसी मर्द का अपने घर बेरोक टोक आना जाना नहीं करना चाहिए। अगर अपने घर में सयानी लड़की हो तो। तब उन्होंने उसको इतनी खरी खोटी सुनाई थी कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। वह तो खुश थी कि उनकी बेटी महंगे उपहार पा रही है, पर यह खबर जब ज्योति के छोटे भाई को पता चली तो वह घर आकर अपने मम्मी पापा को साफ साफ कह गया, मोहन अब इस घर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह अब गांव कभी नहीं आएगा। और ज्योति से भी कह दिया कि अगर पढ़ाई करनी है तो ढंग से रहो, वरना पढ़ाई छुड़वाकर घर में बैठा देगा। उसका इंटर का रिजल्ट आने वाला था। उसके भाई ने यही इरादा किया, अब कि जब वह आएगा तो वह उसे साथ ले जाएगा। वह जान गई थी कि भैया उसके और मोहन के बीच दीवार बन जाएंगे। अगर वह लखनऊ चली गई तो मोहन से कभी नहीं मिल पाएगी। उसे मोहन से मिले बिना एक दिन बिताना दूभर लगने लगता था। वह उसके प्रेम में इस तरह बौरा गई थी कि ऊंच नीच गलत सही कुछ नजर नहीं आ रहा था उसे। उन दोनों ने आखिर में घर से भाग जाने का फैसला किया। वो दोनों रात के अंधेरे में घर से भाग गए। सुबह होने तक यह बात गांव में चारों तरफ फैल गई। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस दोनों को ढूंढने में जुट गई। तीसरे दिन वे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। मोहन को पुलिस अपने साथ ले गई और ज्योति को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। वह अपने घर वालों को देख डर से थर-थर कांपने लगी थी कि ना जाने उसके घर वाले उसके साथ अब कौन सा सलूक करें। पर उसके घर वालों ने उससे कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसे ले जाकर माया दीदी के घर में छोड़ आए। वहीं उसे पता चला कि उसकी शादी करीब उससे 15 साल बड़े एक शादीशुदा आदमी से तय कर दी गई है। वह निसंतान है और संतान की इच्छा से दूसरी शादी कर रहे हैं। भैया ने उनके सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और यह भी बोल दिया था कि शादी के बाद वो उनसे कोई नाता नहीं रखेंगे। उन्हें भैया की शर्त मंजूर थी। फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह कर ज्योति को उसके घर वालों ने अंतिम विदाई दे दी। ज्योति अभी यादों के भंवर में डूब उतरा रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो वह दीदी का फोन था। उनकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। ज्योति का मन तुरंत अपने मायके की तरफ चला गया। दीदी, आपकी आवाज में रुलाई सी क्यों छलक रही है? सब ठीक तो है ना? उसका मन आशंकित हो गया था। दीदी ने करीब रोते हुए कहा, ठीक कहाँ है ज्योति? कल माँ इस दुनिया से चली गई। क्या? इतना सुन के उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और वह फपक फपक कर रो पड़ी। उसकी गलती की उसे इतनी बड़ी सजा मिली कि वह अपनी जन्मदायिनी माँ के दूर से भी अंतिम दर्शन कर उन्हें अंतिम विदाई भी ना दे सकी। उसकी गलती की सजा के तौर पर उसे उसके भाई ने देश निकाला जो दे दिया था। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।